संसद का सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। हर साल की तरह इस बार भी ये सत्र राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक संसद का ये सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 8 फरवरी, जबकि दूसरा चरण 11 मार्च से 14 अप्रैल तक होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी के दिन देश का बजट पेश करेंगी। कोरोना के खतरे के बीच सरकार के सामने बजट सत्र को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। बीते कुछ दिनों में ही संसद के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। ऐसे में बजट सत्र को कोरोना के संकट के बीच में पूरा करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पक्ष बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं कई और बीजेपी विधायक भी स्वामी प्रसाद मौर्य के नक्शे कदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने की वजह कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पटकथा काफी पुरानी है। दरअसल मौर्य योगी सरकार के कामकाज को लेकर पहले से ही नाराज चल रहे थे। जहां एक और मौर्य के इस्तीफे की वजह कैबिनेट कमेटियों में दलितों और पिछड़ों का मुद्दा नहीं उठाए जाने को माना जाता है, वहीं इस्तीफे की दूसरी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे माने जाते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे अशोक के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। बीजेपी टिकट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायक हैं और मंत्री भी हैं, और ऊपर से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। ऐसे में एक ही परिवार की तीनों सदस्यों को सरकार में जगह देना बीजेपी को बिल्कुल रास न आया। हालांकि इसके अलावा कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भी स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज थे। योगी सरकार के कुछ मुद्दों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत कर रहे थे। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब साल 2022 के यूपी चुनाव से पहले भी बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दल बदल की इस नीति से राजनीति में कितना फर्क आएगा, ये तो देखना काफी अहम होगा। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के इस रण में सपा के इस दाव से बीजेपी को कांटे के चक्कर देने वाली एक पार्टी जरूर खड़ी हो चुकी है। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का आज सीएम मनोहर लाल ने शिलान्यास किया। जगाधरी पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जहां विधिवत रूप से हवन पूजन के बाद शिलान्यास किया, तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं शिलान्यास समारोह के अंदर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से गुरुकुल है एक प्राचीन पद्धति है, साथ ही साथ जो जितने भी गुरुकुल है शिक्षण संस्थान के अंदर इनका एक अहम योगदान है। वहीं कोरोना के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा की थी। जिन राज्यों के अंदर जो है कोरोना का ज़्यादा प्रभाव है उस पर उन्होंने जहां चिंता व्यक्त की, तो वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जितना प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जरूरत को देखते हुए उतना प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि कोरोना काल के पहले समय में भी देखा गया था कि ज़्यादा प्रतिबंध लगाने से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी लोगों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षण संस्थान के अगर हम बात करें, यहाँ पर शिक्षण संस्थान को जहाँ 1 करोड़ रुपए की मैचिंग ग्रांट की गई, तो वहीं 51 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी गई। हरियाणा की जेलों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रदेश की जेलों में करीब 20 कैदी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जानकारी दी है और बताया है कि प्रदेश की जेलों में 20 कैदियों में कोरोना मिला है। इसके साथ ही रणजीत चौटाला ने यह भी बताया है कि प्रदेश की जेलों में 1 जेल सुप्रिटेंडेंट और 2 डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि जो 20 कैदी कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं उनमें ज्यादातर वो कैदी शामिल हैं जो पैरोल पर गए थे और वापस लौटे हैं, या फिर ऐसे कैदी जो नए सजा याफ्ता के तौर पर जेल में पहुंचे थे। रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जो कोविड के पॉजिटिव कैदी मिले हैं उनको लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको रखा गया है। काबिले गौर है कि प्रदेश में कोविड तेज गति के साथ पैर पसार रहा है और इसी कड़ी में अब हरियाणा की जेलें भी कोरोना के मामलों से
अछूती नहीं रही है। 12 स्टेशन पेहवा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। वकीलों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि वकीलों का पेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है, इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए और सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर खेल मंत्री ने बार एसोसिएशन पेहवा को 11 लाख रुपए निजी कोष से देने की घोषणा की। वीरवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़ा हादसा हुआ है। 500 यात्रियों से सवार गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेसवे ट्रेन पटरी से उतर गई और इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में बीते दिन ये हादसा हुआ था। बता दें कि गुवाहाटी से बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेसवे ट्रेन पटरी से उतरी थी और हादसे के बाद कई घंटों तक प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य चलाया गया और कई घंटों के राहत बचाव कार्य के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना स्थल का दौरा किया और हादसे में जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजे राशि का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को भी 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने बताया कि घटना के बाद से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके संपर्क में थे और केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या अब 5,700 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में 1300 से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। वहीं राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में 1300 से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 540 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। कोरोना और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े प्रतिबंधों को जारी रखने की बात कही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लेकिन बच्चों में इसमें काफी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे तेज बुखार की शिकायत हो रही है, साथ ही खांसी, जुकाम और पेट संबंधी परेशानियां हो रही हैं। इसमें उल्टी और दस्त होना शामिल है। 6 महीने से 15 साल तक के बच्चों में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में मिलने वाले मरीजों में हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मरीजों के लिए सभी तरह के व्यवस्था रखे गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 24 घंटों में कोरोना से 315 लोगों ने जान गंवाई है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब संक्रमण दर 14% के पार पहुंच चुकी है। शुक्रवार को संक्रमण दर 14.78% दर्ज की गई, यानी हर कोरोना सैंपलों में से 14 से 15 मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है और सभी तरह के मेले, धार्मिक आयोजनों और रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के अब तक 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 7,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वही बात करें अगर मौतों के आंकड़ों की, तो अब मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या अब 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के साथ साथ अब हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले 123 सामने आए हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार की टेंशन बढ़ गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्यों में लगाई पाबंदियों को अगले आदेश तक जारी कर दिया है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रदेश के हर जिले को रेड जोन में घोषित कर दिया है।
संक्रमण बढ़ने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तो वहीं रोहतक जिले के सरकारी हॉस्पिटलों में तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक वार्ड को कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है, तो हॉस्पिटल में ही बोटलिंग ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। ऑक्सीजन बेड व वेंटिलेटर बेड की सुविधा कर दी गई है। सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि दूसरी लहर से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है, इसलिए सरकार ने पहले ही उन्हें हॉस्पिटलों को सख्त निर्देश दिए थे। अब वह पूरी तरह से अलर्ट हैं। अब जिले में 24 घंटे में 101 नए मरीज मिले हैं, जो कि टोटल मरीजों का आंकड़ा 855 तक पहुंच गया है, जिसको देखते हुए डॉक्टर लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू होनी थी, वो डॉक्टरों ने रद्द कर दी है और हॉस्पिटल में पहुंचकर सभी डॉक्टरों ने आज खुशी मनाई और लड्डू बांटे। कल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ जो डॉक्टरों की बातचीत हुई थी, उसमें उनकी जो मांगे थी उनको मांग लिया गया है। सबसे बड़ी मांग उनकी थी जो डायरेक्ट सीएमओ लगाने की बात कही गई थी, उसको लेकर डॉक्टर काफी दिनों से अपनी हड़ताल कर रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार ने इस मांग को मान लिया गया कि अब डायरेक्ट सीएमओ नहीं लगेगा, इन डॉक्टरों से ही सीएमओ एसएमओ लगेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने खुशी का इजहार किया और काम पर लौट आए हैं। इनका साथ साथ इस डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कोरोना को देखते हुए जो मरीज हॉस्पिटल में आ रहे थे, इसको लेकर हम काम पर लौटे और हमारी जो मांगे थी तीनों की तीनों मांगे मान ली गई हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं हम सरकार ने आने वाले दिनों में जो सारी की सारी नोटिफिकेशन भी हमें उम्मीद है सरकार करेगी और इसीलिए हम अपने काम पर लौट आए हैं। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर बात करें जिले में इस वक्त तो 360 के संक्रमित मरीज यहाँ जिले में हैं। इसके बावजूद लगातार लोग लापरवाह बने हुए हैं। अगर बात करें जिले के गांव किशनगढ़ बालावास की, तो वहां आज मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। न केवल यहां भंडारे का आयोजन किया गया, बल्कि यहां जो महिला डांसर को बुलाकर जो है वहां ठुमके भी लगाए गए, उसका भी आनंद लोगों ने यहां खूब उठाया। इसके बावजूद यहाँ ना तो लोगों के मुंह पर मास्क था और ना ही सामाजिक दूरी की यहाँ पालना की गई। यही नहीं, जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाई हुई थी। इसके बावजूद यहाँ मेले का आयोजन किया गया। मेले में एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ ग्रामीण एकत्रित हुए। अगर ग्रामीणों की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं तो यहाँ मेले का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। तो यह एक नमूना है जो कि लोग किस तरीके से लापरवाह है। अगर इसी तरीके से लापरवाही देखने को मिली तो वह दिन दूर नहीं जब जिला पूरी तरह से कोरोना संक्रमित हो जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग में आईडी बरामद किया गया। फिलहाल इसे गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया गया है। वहीं बैग में बम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर जेसीबी बुलाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। इसी गड्ढे में आईडी को ब्लास्ट कराया गया था। वहीं मौके पर मौजूद स्पेशल टीम ने मामले में एक्टिव हो गई और जांच शुरू कर दी। बैग में आईडी किसने रखा था और इसे कहां से लेकर आया गया था और कहां लेकर जाना था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 10:20 पर एक पीसीआर से कॉल आई थी। बताया गया था कि गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग है जिसमें बम है। सूचना के बाद इलाके की पुलिस और एनएसजी टीम के साथ बम डिस्पोजल टीम मौके पर मौजूद रही। खाद में कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग सख्त हो गया है। इसी के चलते कुछ एक्शन भी लिए गए हैं। 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं और इसके अलावा एक खाद डीलर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। बता दें कि शिकायतें मिल रही थी कि खाद के साथ डीलर दवाइयां भी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग कैथल के द्वारा जांच की गई थी और जांच सही पाए जाने के बाद 5 खाद के डीलरों के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की है। जहां उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, वहीं एक खाद डीलर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। कृषि विभाग के अधिकारी करमचंद का कहना है कि जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं है और जो भी खाद की किल्लत होगी उसको
सुलझा लिया जाएगा, जल्द दूर कर दिया जाएगा। सोनीपत शुगर मिल के एमडी जितेंद्र जोशी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहां एक महीना पहले कैन क्लर्कों को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कैन क्लर्कों द्वारा आदेश की अवहेलना करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एक महीने से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अपनी ज्वाइनिंग नहीं की और जिसके चलते अभी पूरे मामले को लेकर सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले में जांच भी की जा रही है कि किन कारणों के चलते वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। जानकारी के तौर पर बता दें तो गन्ना विभाग में वो कार्यरत थे और उसके बाद उन्हें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में नियुक्त करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन दोनों ही कर्मचारियों द्वारा मनमानी करते हुए नियुक्ति नहीं ली गई और इसी को लेकर सोनीपत शुगर मिल के एमडी जितेंद्र जोशी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंशन ऑर्डर दे दिए गए हैं। समालखा में आज सर्विस लाइन के अधूरे कार्य को लेकर दुकानदारों ने काफी रोष प्रकट किया है। दुकानदारों का कहना है कि NHAI द्वारा 3 से 4 महीने पहले सर्विस लाइन का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसको जितनी जल्दी उखाड़ने में की गई उतनी जल्दी बनाने में नहीं की जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि लगभग 3-4 महीने से काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बाद सभी दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आमजन का टूटे हुई सड़क पे आना जाना खत्म हो गया है, जिसके बाद राहगीर जो पैदल व बाइकों पे चलते हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि पिछली लगभग 2 दिन पहले हुई बारिश से पूरी सड़क पर पानी भर गया था, जिसके कारण काफ़ी लोग चोटिल हुए। दुकानदारों ने आज प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ काफ़ी रोष प्रकट किया। दुकानदारों का कहना है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, नहीं तो वह इसकी शिकायत CM विंडो में करेंगे। देश सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कई महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है। बात अगर रादौर के छोटामास इलाके की करें तो यहाँ पर एक महिला की जिंदगी को इस योजना ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यह महिला पहले जहाँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना परिवार का भरण पोषण करती थी, आज उस महिला ने इस योजना के तहत ऋण लेकर अपनी दुकान शुरू करी है। आज इस महिला को हौसला बढ़ाने के लिए खुद ADC रणजीत कौर इसकी दुकान पर पहुंची और इसका हौसला बढ़ाया। ऐसे में अन्य महिलाओं को भी इस महिला से प्रेरणा लेकर स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहिए। शुक्रवार को देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया गया। इस खास अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर समेत देश के कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। मकर संक्रांति के मौके पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रखते हुए हरिद्वार की हर की पौड़ी में स्नान करना बैन रहा, जबकि शिव की नगरी वाराणसी में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि इस बार कोविड गाइडलाइंस के साथ श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने के लिए कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं ने नियमों की धज्जी उड़ाते नजर आए। गंगा स्नान करने आए लोगों में कुछ ही लोगों ने मास्क लगाए थे, अन्य सभी लोगों ने नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। बहरहाल त्योहार तो पूरा हो गया, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि कोरोना अभी भी अपनी पीक पर है और लगातार इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। मकर संक्रांति यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, सूर्य का उत्तरायण हो जाना, महाभारत का एक प्रसंग भी मकर संक्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। महाभारत रणभूमि में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर इसलिए लेटे रहे थे कि सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य मकर राशि में आएगा, पुण्य काल शुरू होगा, बैकुंठ धाम के द्वार खुलेंगे, तभी वो अपनी देह त्यागेंगे। यानी मकर संक्रांति के दिन इसे पुण्य काल माना जाता है। आज के दिन बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं और ये माना जाता है कि पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान करने का, गुड़ तिल इत्यादि दान करने का इस दिन पुण्य मिलता है। लेकिन कोरोना के चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, जहां मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए, वहां सन्नाटा पसरा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, लोगों के मन में भय है, जिसके चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर इक्का दुक्का श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।